अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मेहरान शौकत। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रेफेस टू लिरिकल बैलेड्स, जो कि एक क्रिटिसिज्म का वर्क है रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। और पहले थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड डिस्कस कर लें। क्लासिकल एज में हमें पता है क्या हो रहा था। एज ऑफ लॉजिक, एज ऑफ रीज़न, एज ऑफ रैशनैलिटी, एज ऑफ सटायर, एज ऑफ गुड सेंस, एज ऑफ एनलाइटनमेंट और इस तरह के काफ़ी सारे नाम। क्लासिकल एज, न्यू क्लासिकल एज, 18th सेंचुरी को हम कहते हैं। तो जहाँ पर लॉजिक्स होते हैं वहाँ पर इमोशंस की जगह नहीं होती। तो वो पूरी की पूरी सेंचुरी लोगों ने सूखी गुजार दी। सूखी मीन्स इमोशनलेस होकर, लॉजिक पर बेस करके उन्होंने पूरी की पूरी अपनी 18th सेंचुरी गुजार दी और इमोशंस पर ना होने के बराबर लिखा गया। तो ऐसे में 1795 में दो लोग मिलते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ और एस टी कॉलरिज। और वो दोनों लोग मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि एक रेवोल्यूशन लेकर आते हैं पोइट्री के अंदर, लिटरेचर के अंदर एक रेवोल्यूशन लेकर आते हैं और उसमें टोटली लॉजिक से हट के इमेजिनेशन पर फोकस करते हैं और इमोशंस पर फोकस करते हैं। तो उस रेवोल्यूशन को बाद में नाम दिया गया रोमांटिक रेवोल्यूशन का, जो कि एक रिएक्शन थी अगेंस्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, अगेंस्ट अमेरिकन रेवोल्यूशन एंड अगेंस्ट फ्रेंच रेवोल्यूशन। और उसके बाद इन दोनों ने 3 साल के अरसे में 23 पोइम्स लिखी, जिनमें से 4 पोइम्स एस टी कॉलरिज ने लिखी, 19 पोइम्स विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी। और 3 साल के अरसे के बाद 1798 में ये दोनों की दोनों इन दोनों ऑथर्स ने जो पोइम्स लिखी थी उनको कलेक्टिवली एक राइटिंग में पब्लिश करवा दिया गया, जिसका नाम था लिरिकल बैलेड्स। अब बैलेड हम एक ऐसे सॉन्ग को कहते हैं जो एक ऐसे पोइम को कहते हैं जो सॉन्ग लाइक स्ट्रक्चर में होती है और उसमें कोई स्टोरी बताई जा रही होती है, थोड़ी सी नैरेटिव स्टाइल में होती है और कई दफ़ा काफ़ी लंबी भी हो जाती है, तो उसको बैलेड कहा जाता है। लिरिकल का मतलब वही नैरेटिव स्टाइल जिसमें कोई स्टोरी बताई जा रही है। प्रेफेस हम कहते हैं दिबाचा को, जो स्टार्टिंग पे हम प्रोलॉग, एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं किसी चीज़ के बारे में। तो ये था प्रेफेस टू लिरिकल बैलेड्स। अब बेसिकली 1798 में इन्होंने जो राइटिंग पब्लिश की थी उसको सिर्फ और सिर्फ लिरिकल बैलेड्स कहा गया और उसमें 23 पोइम्स थी। तो वो अब क्योंकि यकदम 100 साल का अरसा जो था वो इमोशनलेस होकर गुजरा लिटरेचर में, तो यकदम 100 साल के बाद एक टोटली न्यू चीज़, टोटली न्यू डाइवर्जन में एक नई चीज़ हमारे सामने आ गई। तो लोगों ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया इस चीज़ को कि ये कौन सी फजूल पोइट्री लिखने लग गए हैं लोग, इतनी बचगाना थीम्स हैं, ऑर्डिनरी और रस्टिक लाइफ के ऊपर लिख रहे हैं, कोई लॉजिक्स में नहीं है, कोई सटायर नहीं है, कोई रैशनैलिटी नहीं है। इसलिए बहुत ज़्यादा उस पर क्रिटिसिज्म हुआ, लोगों को समझ नहीं आ रही थी इनकी पोइट्री। तो इसलिए 2 साल के अरसे के बाद विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक एस्से लिखा जिसका नाम था प्रेफेस टू लिरिकल बैलेड्स। वो एक्चुअली एक एस्से नहीं था, वो उन्हीं लिरिकल बैलेड्स को उसने दोबारा पब्लिश करवाया, लेकिन स्टार्ट में उसका एक इंट्रोडक्शन ऐड करके, जिसको हम प्रेफेस कहते हैं, प्रेफेस टू लिरिकल बैलेड्स। तो 1800 में उसी क्रिटिसिज्म का थोड़ा सा जवाब देने के लिए या अपने लिरिकल बैलेड्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देने के लिए कि क्यों लिख रहे हैं हम, उसने ये 1800 में प्रेफेस टू लिरिकल बैलेड्स के नाम से राइटिंग पब्लिश करवा दी। इसी राइटिंग को दोबारा से पब्लिश करवा दिया। पोइम्स वही 23 हैं, लेकिन स्टार्ट में प्रेफेस ऐड हो गया और उसके बाद इसके डिफरेंट वेरिएंट्स आ गए। 2 साल बाद दोबारा 1802 में विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसमें दोबारा कुछ एडिट किया इसको और फिर से पब्लिश करवा दिया। और उसके बाद 1805 में भी इसे एडिट किया गया और 1815 में भी एस्से की फॉर्म में प्रॉपरली हमारे पास आ गया, जिसको हम एज अ वर्क ऑफ क्रिटिसिज्म अब स्टडी कर रहे हैं। अब इस एस्से प्रेफेस टू लिरिकल बैलेड्स में सबसे पहले वो बात करता है विलियम वर्ड्सवर्थ। अब ये याद रहे कि ये जो प्रेफेस टू लिरिकल बैलेड्स है, ये इसमें एस टी कॉलरिज का कोई हाथ नहीं है, सिर्फ विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। लिरिकल बैलेड्स की जो पोइम्स थी वो दोनों ने लिखी थी, लेकिन ये प्रेफेस सिर्फ विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। और जो सब्जेक्ट विलियम वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग इस पोइट्री का है, मैं ये भी बताता चलूँ कि लिरिकल बैलेड्स की जो फर्स्ट पोइम थी, वो फर्स्ट पोइम राइम ऑफ द एंशंट मैरिनर थी, जो कि एस टी कॉलरिज ने लिखी। और लास्ट पोइम जो थी वो थी टिंटन एबे, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी। अब इस प्रेफेस टू लिरिकल बैलेड्स के अंदर सबसे पहला पॉइंट जो डिस्कस करता है विलियम वर्ड्सवर्थ, वो है सब्जेक्ट ऑफ पोइट्री। अब ये बताता है कि पोइट्री का असल में सब्जेक्ट होना क्या चाहिए, पोइट्री का मौजू क्या होना चाहिए, टॉपिक हमें किस तरीके के चूज़ करने चाहिए। तो सबसे पहले वो बात करता है कि पोइट्री का सब्जेक्ट ऑर्डिनरी होना चाहिए, ऑर्डिनरी सब्जेक्ट होना चाहिए।
कोई आम सा सब्जेक्ट हो, आम सा टॉपिक हो, किसी छोटी सी छोटी चीज़ पर बहुत ज़्यादा एलिवेटेड स्टाइल, बहुत ज़्यादा हाई मेजेस्टिक और हाई लेवल का स्टाइल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो एलिवेटेड और हाई लेवल के स्टाइल्स होंगे उनको सिर्फ एजुकेटेड लोग ही पढ़ सकते हैं, आम लोग नहीं पढ़ सकते उनको। अगर आम स्टाइल होगा तो उसको आम लोग भी पढ़ सकते हैं, और जो हाई क्वालिटी के लोग हैं वो लोग भी पढ़ सकते हैं उसको। तो इसलिए पोइट्री का जो सब्जेक्ट है वो ऑर्डिनरी होना चाहिए, हम्बल और रस्टिक लाइफ को फॉलो करना चाहिए इसको। रस्टिक लाइफ का मतलब, ये विलियम वर्ड्सवर्थ रस्टिक का वर्ड इस्तेमाल करता है, और इस रस्टिक का मतलब है तो पोर्ट्रेयल ऑफ कॉमन मैन को पोर्ट्रे करना इस पोइट्री का सब्जेक्ट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू विलियम वर्ड्सवर्थ। आम लोगों की लाइफस्टाइल को डिस्कस करना चाहिए। विलियम वर्ड्सवर्थ की हम पोइट्री अगर देखें, सॉलिटरी रीपर इसने एक पोइम लिखी थी। अब सॉलिटरी का मतलब होता है तन्हा, रीपर का मतलब है फसल काटने वाली औरत। अब एक तन्हा औरत, एक अकेली औरत जो फसल काट रही है और साथ में गुनगुना रही है, अब ये बिल्कुल एक कॉमन और ऑर्डिनरी और रस्टिक लाइफ की थीम है, उस पर इसने पोइम लिख दी। टिंटन एबे, अपने 5 साल के अरसे में क्या कुछ इसने फेस किया, इसने वो कुछ बता दिया। आई वॉन्टेड लोनली एज अ क्लाउड, जिसको हम डैफोडिल्स के नाम से भी जानते हैं, उसके अंदर जनरली इसने फूलों की खूबसूरती के बारे में बात कर दी। वो चीज़ जिस तक हर कॉमन मैन की रसाई है, हर कॉमन मैन जिस तक अप्रोच कर सकता है, वो थीम्स होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू विलियम वर्ड्सवर्थ पोइट्री की। और उसके बाद अवेयरनेस फॉर ऑल सॉर्ट ऑफ पर्सनस, ऐसी पोइट्री होनी चाहिए कि जो अवेयरनेस का काम भी करे तमाम लोगों के लिए, उन लोगों को मोटिवेट भी करे जो लोग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से शहरों की तरफ जा चुके हैं, गाँव से निकल कर गाँव खाली हो चुके हैं। वो लोग शहरों में बैठकर भी जब इसकी पोइट्री पढ़ें, जब ऐसी पोइट्री पढ़ें, तो उनके दिल में एक अवेयरनेस पैदा हो इस रोमांटिक, इस रस्टिक लाइफ के बारे में, इस रूरल लाइफ के बारे में। और उसके बाद टू अराउज लव फॉर रूरल लाइफ, ये बात मैं अभी डिस्कस कर चुका हूँ कि रूरल लाइफ के बारे में, उन लोगों के बारे में भी जो प्रदेश में बैठे हैं, उनके दिल में भी एक इश्क पैदा कर देना, एक लव पैदा कर देना। और उसके बाद इन्वॉल्वमेंट ऑफ नेचर की इन्वॉल्वमेंट लाजमी थी इस पोइट्री के अंदर। नेचर पोइम का सब्जेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ, क्योंकि मैंने बताया प्रेफेस टू लिरिकल बैलेड्स विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है, और विलियम वर्ड्सवर्थ वाज द पोइट ऑफ नेचर, ही वाज द हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर। तो इसलिए वो सिर्फ और सिर्फ नेचर पर ही लिखता है, तो इसलिए नेचर की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होती है पोइट्री के अंदर। उसके बाद लैंग्वेज ऑफ पोइट्री क्या होनी चाहिए। वर्ड्सवर्थ कहता है कि लैंग्वेज ऑफ प्रीवियस एराज स्पेशली क्लासिकल एरा कॉज्ड कम्युनिकेशन बैरियर। वही बात जो मैंने पहले भी डिस्कस की कि क्लासिकल एज के अंदर बहुत ज़्यादा एलिवेटेड स्टाइल था, एपिक्स को ट्रांसलेट किया जा रहा था, मॉक एपिक्स लिखी जा रही थी, और बहुत ज़्यादा एलिवेटेड स्टाइल में, क्योंकि जो क्लासिकल एज थी उसमें प्रॉपरली स्ट्रक्चर और फॉर्म पे और डिक्शन पे फोकस किया जा रहा था। मैक्सिमम अच्छी से अच्छी डिक्शन, अच्छी से अच्छी लैंग्वेज, अच्छे से अच्छा स्ट्रक्चर फॉलो करते थे वो लोग। वो थीम पे ज़्यादा फोकस नहीं करते थे, अपने स्टाइल पे, अपने स्ट्रक्चर पे और अपनी डिक्शन पे बहुत ज़्यादा फोकस करते थे। तो शायद इसीलिए उस दौर की जो पोइट्री थी वो आम बंदा, एक अनपढ़ बंदा या एक रूरल लाइफ में रहने वाला एक देहाती आदमी नहीं पढ़ सकता था। तो इसीलिए विलियम वर्ड्सवर्थ ने चाहा कि पोइट्री ऐसी होनी चाहिए जो एक आम इंसान भी पढ़ सके और एक बहुत ज़्यादा जो एजुकेटेड पर्सन है वो भी पढ़ सके उस पोइट्री को। तो इसलिए ये कहता है कि जो क्लासिकल एज या पिछली जितनी भी एजेस की पोइट्री थी, स्पेशली क्लासिकल एज की, उन्होंने कम्युनिकेशन बैरियर बना दिया, क्योंकि पोइट्री जो होती है वो अपने रीडर्स के साथ बात कर रही होती है। तो पोइट्री डायरेक्टली रीडर्स को उनके इमोशंस को इवोक करना होता है। तो जब एक ऐसी पोइट्री, इतनी हाई लेवल की डिक्शन और लैंग्वेज वाली पोइट्री जो किसी आम आदमी को समझ ही नहीं आएगी, तो फिर वो कम्युनिकेशन बैरियर आ जाएगा। और उसके बाद लैंग्वेज ऑफ द कॉमन एंड ऑर्डिनरी मैन, वही बात इसने दोबारा की कि लैंग्वेज होनी चाहिए आम लोगों की, एक फसल में काम करने वाली औरत की लैंग्वेज होनी चाहिए, एक आम आदमी की लैंग्वेज होनी चाहिए, ताकि वो हर किसी को समझ भी आ सके। और रस्टिक लाइफ की लैंग्वेज, एक देहाती स्टाइल होना चाहिए लैंग्वेज का। उसके बाद विलियम वर्ड्सवर्थ डेफिनेशन बताता है एक पोइट की, और वो कहता है ही इज़ अ मैन स्पीकिंग टू मैन। अब ये जो लाइन है ये कॉन्ट्रडिक्टरी है। एक जो वाज़ेह मतलब इसका हमें क्लियर मीनिंग नज़र आ रहा है वो ये है कि पोइट क्या होता है, वो एक ऐसा आदमी है जो आदमियों से बात कर रहा है। मतलब जो मैंने अभी एक बात की कि पोइट्री जो है अपने रीडर्स के साथ बात करना चाहती है, उनके साथ इमोशनली इन्वॉल्व होना चाहती है, उनको अवेयर करना चाहती है, उनको अवेयरनेस देना चाहती है मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में। एक तो इसकी थीम ये है। दूसरी, कुछ क्रिटिक्स जो हैं इसकी इस बात पर इसको क्रिटिसाइज़ करते हैं, और वो कहते हैं कि इसने
ये कहा होगा ही पोइट जो पोइट है ही इज़ अ मैन स्पीकिंग टू मैन, कि पोइट्री सिर्फ़ और सिर्फ आदमी कर सकते हैं और सिर्फ़ और सिर्फ आदमी ही पढ़ सकते हैं, इसमें वुमेन का कोई रोल नहीं है। तो इसलिए कुछ लोग इसको क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, लेकिन हमारा मेन फोकस रहेगा पहले इंटरप्रिटेशन पर, कि पोइट्री अपने रीडर्स के साथ डायरेक्ट इन्वॉल्व होती है, कम्युनिकेट करती है। तो इसीलिए पोइट जो है इज़ अ मैन स्पीकिंग टू मैन, जिसने ठेका लिया हुआ है लोगों में अवेयरनेस पैदा करने का। अब उसके बाद पर्पज़ ऑफ पोइट्री की बात करता है विलियम वर्ड्सवर्थ, पोइट्री का पर्पज़ क्या होना चाहिए। अब सबसे पहले वो कहता है कि प्रीवियस पोइट्री वॉज ट्रिवियल, पुरानी जो पोइट्री थी उसका कोई मॉरल कोई एथिकल पर्पज़ नहीं था, वो ट्रिवियल थी, बचगाना थीम्स थी उसमें। जस्ट लाइक क्लासिकल एज में रेप ऑफ द लॉक लिखी गई, एक छोटी सी थीम थी कि एक बंदा जिसका नाम लॉर्ड पीटर था, उसने एक लड़की एराबेला फर्मर के बाल काट दिए थोड़े से, और उस पर उन्होंने पूरी की पूरी मॉक एपिक लिख दी। तो बचगाना थीम्स थी और उनमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो अवेयरनेस पैदा करे। तो पुराने दौर की जो पोइट्री थी उनकी थीम्स ट्रिवियल थी। और फिर वो कहता है पोइट्री शुड हैव अ वर्दी पर्पज़, पोइट्री के अंदर एक वर्दी पर्पज़ होना चाहिए, एक ऐसा पर्पज़ जो लोगों को मोटिवेट करे, लोगों को वापस अपने रूरल लाइफ की तरफ आने के लिए मजबूर करे, ऐसा वर्दी पर्पज़ होना चाहिए। और उसके बाद पोइट्री शुड बी सीरियस एंड इंसाइटफुल। वर्ड्सवर्थ कहता है कि पोइट्री जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा सीरियस काम है, और ये सीरियस अंदाज से ही इसको कुछ सीरियस लोग ही लिख सकते हैं जो नेचर को लेके, खुदा की कुदरत को लेके सीरियस हों। और उसके बाद पोइट्री जो है वो इंसाइटफुल होनी चाहिए। इंसाइटफुल का मतलब है आपकी इनर सेल्फ को फोकस करना चाहिए पोइट्री को, आपकी इंटरनल सेंसेस को इवोक करे पोइट्री। और इसीलिए पोइट्स जो होते हैं उनको सीरियस होना चाहिए, ताकि वो इन सीरियस चीज़ों को, अब एक ये सीरियस चीज़ ही है कि रूरल लाइफ, आपके जो विलेजेस हैं वो खाली हो चुके हैं, लोग वहाँ से निकल कर सिटीज़ में जा चुके हैं, अर्बन लाइफ की तरफ जा चुके हैं, इंडस्ट्रीज़ में काम करना शुरू हो गए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से। तो ये एक सीरियस टॉपिक है, तो इस पर पोइट्री करने वाले भी सीरियस ही होने चाहिए, क्योंकि एक रिलीजियस पर्पज़ है आपका, आपकी एक मॉरल ड्यूटी है कि लोगों को आप बुला कर और वापस उनमें अवेयरनेस पैदा करो कि वो रूरल लाइफ की तरफ वापस आएँ। अगर ना भी आएँ तो फिर भी वहाँ पर बैठकर भी उनके दिल में इमोशंस पैदा हों इस रूरल लाइफ के बारे में। उसके बाद पोइट्री शुड ब्रिंग इमोशंस टुगेदर, वही बात कि पोइट्री में इमोशंस जो हैं, पोइट्री का वर्दी पर्पज़ जो है वो यही है कि इमोशंस को वो इकट्ठा करे लोगों की। क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ कहता है कि पोइट्री इज़ द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स या इमोशंस ऑफन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। पोइट्री जो है वो एक स्पॉन्टेनियस, लगातार ओवरफ्लो, बहाव ऑफ पावरफुल फीलिंग्स एंड इमोशंस ऑफन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। रिकलेक्टेड का मतलब होता है याद करना, ट्रैंक्विलिटी कहते हैं सुकून को। तो वो कहते हैं पोइट्री इमोशंस और पावरफुल फीलिंग्स का ऐसा लगातार बहाव होती है जो कि अक्सर सुकून के लम्हात में बैठकर याद की जाती है। तो ये इसमें वो फोकस कर रहा है अपनी इमेजिनेशन पर, अपने थॉट प्रोसेस पर। तो ये सबसे पहली चीज़ होती है रोमांटिक पोइट्री के लिए, इमोशंस और इमेजिनेशंस। और उसके बाद वो कहते हैं कि एक पोइट कैसे इवोक कर सकता है इमोशंस, बाय अवॉइडिंग लिटरेचर विद वायलेंस। एक ऐसा लिटरेचर लिखने से जिसमें वायलेंस ना हो, जिसमें कोई लड़ाई झगड़ा जंगे वगैरह या ऐसी चीज़ें ना दिखाई गई हों, उन चीज़ों को अवॉइड करके टोटली पीसफुल माहौल में बैठकर, पीसफुल एनवायरनमेंट और एटमॉस्फेयर में बैठकर ट्रैंक्विलिटी के साथ पुरअमन होकर एक पोइम लिखी जाए, तब इवोक होंगे इमोशन। क्योंकि पोइट्री जो है वो लिखी भी ट्रैंक्विलिटी में जाती है और पढ़ी भी ट्रैंक्विलिटी में जाती है। हमेशा पोइट्री लिखी भी सुकून के लम्हात में जाती है और पढ़ी भी सुकून के लम्हात में ही जाती है। और इसका फोकस होना चाहिए अगेन ऑन नेचर, क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ ने प्रेफेस टू लिरिकल बैलेड्स लिखा है। उसके बाद वो बात करता है पोइट्री की लैंग्वेज की, डिक्शन और स्टाइल कैसा होना चाहिए पोइट्री का। तो सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए, रस्टिक लाइफ पे बेस करती हो, क्लिशेस को अवॉइड करे, मतलब कोई टिपिकल जो ऐसी चीज़ें हैं जो अवॉइड करनी चाहिए हमें, उन पर फोकस नहीं करना है इसको। जो यूनिवर्सल निगलेक्टेबल चीज़ें हैं उनको निगलेक्ट करना चाहिए। रियलिस्टिक होनी चाहिए पोइट्री और रिलेटेबल होनी चाहिए, इतनी रियलिस्टिक होनी चाहिए कि रियल लाइफ चीज़ लगे, कोई ज़्यादा एलिवेटेड ना हो। जस्ट लाइक वो मैंने अभी एग्जांपल दी सॉलिटरी रीपर की, जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी। तो रियल लाइफ एक सिनेरियो उसने पोर्ट्रे किया हमारे सामने कि एक औरत फसल काट रही है और सिंगिंग कर रही है, साथ एक इंसान गुजर रहा है, विलियम वर्ड्सवर्थ खुद।
और वो उसकी सिंगिंग को इन्जॉय कर रहा है। ये एक रियलिस्टिक मैनर में लिखी गई पोइम है। और इसके बाद विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो प्रोजेक्ट पोइट्री को भी डिफेंड करता है। वर्ड्सवर्थ से पहले कुछ क्रिटिक्स ये कह चुके हैं कि पोइट्री मीटर में होनी चाहिए, और पोइट्री और प्रोज दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन विलियम वर्ड्सवर्थ इस बात के हक़ में है कि पोइट्री को भी प्रोज में लिखा जा सकता है, मीटर पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं होना चाहिए, मेन सब्जेक्ट और मेन थीम पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। उसके बाद वो नेचर और पोइट्री को कनेक्ट करके बताता है कि नेचर और पोइट्री का कितना गहरा ताल्लुक़ है। जब भी मैं विलियम वर्ड्सवर्थ की नेचर की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब दोनों नेचर्स हैं, कुदरत भी और फितरत भी, मतलब इंसान की इंटरनल नेचर भी और बाहर की एक्सटर्नल नेचर भी। तो रोमांटिसिज्म वाज अ रिएक्शन अगेंस्ट अर्बनिज्म एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। सबसे पहले बात यही करता है विलियम वर्ड्सवर्थ कि रोमांटिक मूवमेंट की ज़रूरत क्यों पेश आई। क्लासिकल एज का जो अर्बनिज़म था, जो शहरी लाइफ थी, उसके खिलाफ एक रिएक्शन के तौर पर और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के रिएक्शन के तौर पर। और वर्ड्सवर्थ जो है वो सिटी की लाइफ को बहुत ज़्यादा ख़तरनाक तरीके से देखता है। वो कहता है कि सिटी लाइफ बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है जो हड़प रही है हमें। विलियम ब्लेक को हम देखते हैं, चिमनी स्वीपर्स जैसी बड़ी फेमस पोएम्स उसने लिखी हैं, तो वो टोटली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पर लिख रहा था, रेन ऑफ टेरर में लिख रहा था, तो उसने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अगेंस्ट ही लिखी हैं अपने पोएम्स। और वर्ड्सवर्थ कहता है कि सिटी लाइफ डल्स माइंड एंड टेक्स अवे फ्रॉम नेचर, कि जो सिटी लाइफ है, अर्बनिज़म जो है, इंडस्ट्रियल लाइफ जो है, वो हमारे जहन को बहुत ज़्यादा डल कर देती है, डिम कर देती है, और हमें नेचर से बहुत ज़्यादा दूर ले जाती है, हमें एक बिज़ी लाइफ के अंदर रख लेती है, हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा मसरूफ़ कर देती है। जिस तरह W.H. डेविस ने अपनी पोएम लेयर में कहा था, व्हाट इज़ दिस लाइफ इफ़ फुल ऑफ केयर, वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर, नो टाइम टू सी बीनीथ द बोज एंड स्टेयर एज लॉन्ग एज शीप और काउज। तो वही कह रहा है कि हमारे पास कोई वक्त नहीं है ख़ुद को देने का, नेचर को गौर से देखने का, खुदा की कुदरत को देखने का, अपने अंदर झांकने का। हम इतना मसरूफ़ हो गए हैं, मशीन की तरह काम करना शुरू हो गए हैं। वर्ड्सवर्थ भी अपनी लाइन्स कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज, जो इसकी पोइम है, उसमें अपनी बेटी कैरोलिन के साथ ही होता है, और उसमें भी यही बात डिस्कस करता है कि देखो सुबह सुबह का टाइम है और रिवर थेम्स जो है बड़े स्लो तरीके से इस ब्रिज के, वेस्टमिंस्टर ब्रिज के नीचे से बह रहा है, और कोई चिमनीज का धुआं नहीं है, इसलिए एटमॉस्फेयर भी बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। इन लोगों को देखो, इन जाहिलों को देखो, जो सुबह सुबह उठकर इन चीज़ों को एंजॉय ही नहीं कर सकते। क्यों नहीं एंजॉय कर सकते? क्योंकि कुछ लोग तो अपने कामों को निकल चुके हैं, कुछ लोग रात लेट सोए थे इसलिए वो देर से उठेंगे, तो इसलिए वो नेचर से दूर होते जा रहे हैं। और उसके बाद विलियम वर्ड्सवर्थ कहता है कि पोइट्स को नेचर एज अ थीम यूज़ करनी चाहिए अपने रीडर्स को रिकनेक्ट करने के लिए दोबारा अपनी उस चाइल्डहुड मेमोरीज़ के साथ। और लास्ट पे विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो पोइटिक प्रोसेस की बात करता है कि पोइट्री कंपोजिशन कैसे होनी चाहिए, पोइट्री लिखने का जो प्रोसेस है वो किन किन स्टेजेस पर मुश्तमिल होता है। तो वो 4 स्टेजेस ऑफ पोइट्री देता है, जिसको हम स्टेजेस ऑफ पोइट्री भी कहते हैं या पोइटिक प्रोसेस भी कहते हैं। उनमें सबसे पहली है ऑब्जर्वेशन, ऑब्ज़र्व करना चीज़ों को। अब जिस तरह विलियम वर्ड्सवर्थ जाता है उसी सॉलिटरी रीपर वाली पोएम में, उस चीज़ को ऑब्ज़र्व करता है, वो सिंगिंग कर रही है, वो औरत साथ में फसल काट रही है, बाइंड करती है ग्रेन को, कंधे पे लाती है और जाती है, और साथ मुसलसल गुनगुना रही है। विलियम वर्ड्सवर्थ ने ऑब्ज़र्व किया। उसके बाद रिकलेक्शन या कंटेम्पलेशन, मतलब याद करना उस चीज़ को। अब विलियम वर्ड्सवर्थ पहुंच गया अपने घर। जब उसने घर जाकर सुकून के लम्हात में, ट्रैंक्विलिटी में बैठकर अपनी आंखें बंद की, तो तब आंखें बंद करके उसने दोबारा इमेजिन किया उसी ऑब्ज़र्वेशन को, तो दोबारा उसके माइंड में वही सॉन्ग बजना शुरू हो गया। और उसके बाद फ़िल्टरिंग, 3rd स्टेज। अब यहाँ पे उसने वो थॉट्स साइड पे कर दी जो इंक्लूड नहीं करनी चाहिए पोइट्री के अंदर, सिर्फ अच्छे वाली थॉट्स को उसने फ़िल्टर करके साइड पे किया, और एंड पे पोइट्री को उसने कंपोज कर दिया। तो ये था विलियम वर्ड्सवर्थ का लिखा गया प्रेफेस टू लिरिकल बैलेड्स। तो उम्मीद है इसके अंदर आपको हर चीज़ समझ आ गई होगी। बहुत इजी वे में समझाने की मैंने कोशिश की है इसको, तो आई होप कि सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सो थैंक्स अ लॉट।